हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं बिगनिंग की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए, बिगनिंग क्या होती है किसी भी चीज़ की। आप ये सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो शुरुआत में इंग्लिश को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहला ही चैप्टर समझ लेना इसे। तो जो बिगनर्स हैं या जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है या जो ये सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, हम इसे कर ही नहीं सकते, तो उनके लिए ये खास वीडियो है गाइज। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। देखिए, कोई भी भाषा जब आप बोलते हो तो वाक्यों से ही आप उस भाषा को सीखते हो। आप पहले वाक्य बनाने सीखते हो, फिर उस भाषा को बोलना सीखते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य होता क्या है। व्हाट इज सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस बेसिकली 4 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा होता है मेन वर्ब और चौथा होता है ऑब्जेक्ट। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के अंदर गाइज। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं सबसे पहले, फिर मैं डिफाइन करूंगा। एज आई टोल्ड यू गाइज कि ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या आती है, क्योंकि जिसको आती है उसके लिए नॉलेज है और जिसको नहीं आती उसके लिए तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए गाइज। एक सेंटेंस में लिखता हूं आई एम रीडिंग द बुक। आई एम रीडिंग द बुक। अभी सेंटेंस के अंदर मैं कुछ वर्ड्स आप देख पा रहे होंगे, आई एम रीडिंग द बुक। देखिए, इसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो है आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। ये एक सब्जेक्ट है गाइज। ठीक है। दूसरा वर्ड है एम। इसे हम हिंदी में बोलते हैं हूं और ये है हेल्पिंग वर्ब। तीसरा वर्ड है रीडिंग। इसे हम बोलते हैं पढ़ना, किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हैं, तो ये है मेन वर्ब। और द पार्ट रेस्ट ऑफ पार्ट जो बचा हुआ हमारा, ये है ऑब्जेक्ट, द बुक। ठीक है। अब मैं आपको इन चारों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं गाइस। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस आई लाइक टू टेल यू दैट सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए गाइस, आप लोगों ने अक्षर सभी ने ABCD या A to Z सबको आती होगी। डोंट थिंक दैट आई एम गोना टीच यू A to Z हियर टुडे। A to Z मीन्स लेटर्स। जैसे ABCDEF, ये हम लेटर्स स्टडी करते हैं ना, स्टार्टिंग में हमें पढ़ाए जाते थे। अगर मैं कोई लेटर्स लिखता हूं यहां पे, जैसे मैंने लिखा ENGLISH, ये कुछ लेटर्स लिख दिए मैंने। ठीक है। अब ये लेटर्स है गाइज, लेकिन अगर मैंने इनको सबको जोड़ दिया और एक प्रॉपर वर्ड बना दिया, प्रॉपर मीनिंग दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा? एक वर्ड। ठीक है। तो लेटर्स से बनता है वर्ड। ये बन गया इंग्लिश। ठीक है। और 4-5 लेटर्स इकट्ठे हो जाते तो वो एक वर्ड को डिजाइन कर देते हैं। उसी प्रकार जब कुछ वर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक प्रॉपर मीनिंग निकाल देते हैं, तो वो एक सेंटेंस बन जाता है गाइज। ठीक है। तो जैसे इंग्लिश एक वर्ड बना, अब इंग्लिश के जैसे जैसे 2-4 और वर्ड्स ले लीजिए, जैसे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अब ये एक सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स विच मेक द प्रॉपर सेंस। ठीक है। शब्दों का वो समूह जो एक पूर्ण मीनिंग को निकालता हो या पूर्ण उसका एक मतलब बनता हो, तब वो एक सेंटेंस कहलाता है गाइज। ठीक है। तो ये तो थी सेंटेंस की डेफिनेशन गाइज। अब सेंटेंस के पार्ट्स के ऊपर आते हैं दोबारा से। जैसा मैंने आपको बताया, एक सेंटेंस के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। तो जैसे सेंटेंस लिखा आई एम रीडिंग द बुक। अब इस सेंटेंस में हमने 4 पार्ट स्टडी किए। सबसे पहला पार्ट था हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है पहले उसको देखते हैं गाइज। सब्जेक्ट, देखिए विषय को भी सब्जेक्ट कहते हैं जो आप स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन वो वाला सब्जेक्ट नहीं है ये। इस सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो कार्य को करता है। ठीक है। सब्जेक्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है।
अब नाउन और प्रोनाउन की जो वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक जरूर मिलेगा, आप प्लीज़ उनको देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगर आपको नाउन में या प्रोनाउन में कोई भी प्रॉब्लम है सो यू कैन इजली कवर योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट नाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, जैसे कोई नाम लिख लीजिए, जैसे आपने लिखा रवि। रवि एक नाम है, किसी भी इंसान का नाम हो सकता है ना, रवि। रवि सब्जेक्ट बन सकता है गाइज, ठीक है। अब रवि, अब जैसे बार बार मैं उसका नाम रवि 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 ये कर रहा है, रवि वो कर रहा है, रवि यहाँ जा रहा है, रवि ऐसा कर, मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा। मैं रवि एक बार यूज़ करूँगा और उसके नाम के स्थान पे मैं बार बार बोलूँगा फिर वह। जैसे रवि पढ़ रहा है, वह मुझे जानता है, वह यहाँ जा रहा है, वह टीवी देख रहा है, तो रवि के स्थान पे यूज हुआ वह, वह मीन्स ही, ठीक है। तो नाउन का मतलब किसी का नाम और प्रोनाउन का मतलब नाम के स्थान पे यूज होने वाला वर्ड, ठीक है। तो नाउन तो कोई भी हो सकता है गाइज, किसी का भी नाम नाउन बन सकता है और वो सब्जेक्ट बनेगा। और प्रोनाउन हमारा नाम के स्थान पे यूज होने वाला वर्ड होता है, जैसे आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, ठीक है। ये सभी प्रोनाउन है गाइज और इन सभी को आप एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का काम क्या होता है, सब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्ता, ये कर्ता होता है गाइज, जो कार्य को करता है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट, ये दोनों चैप्टर्स एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट पार्ट कौन सा था, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा नेक्स्ट पार्ट था गाइज। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। देखिए ये 3 प्रकार की होती हैं गाइज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आप समझ पा रहे होंगे इनका मीनिंग क्या हो सकता है, इनका डिफाइन कैसे करेंगे कि ये समय को डिनोट करती हैं, ये समय को बताती हैं गाइज। जैसे आपके सेंटेंस में कोई भी वाक्य है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा, तो वो सारे वाक्य सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलेंगे गाइज, ध्यान रखना। अगर वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है सो दैट मीन्स आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि सेंटेंस कौन से टेंस में गया है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। सो दैट्स व्हाई हेल्पिंग वर्ब होना बहुत जरूरी है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, हूं और हो। पास्ट की पहचान होती है था, थी और थे। और फ्यूचर की पहचान होती है गा, गे और गी। ये सारे आपको आइडेंटिफिकेशन है, ये सभी आपको हेल्प करेंगे ये पहचानने में कि सेंटेंस कौन से टेंस में गया है, ठीक है। वर्तमान में है, पास्ट में है मतलब भूतकाल में है या फिर भविष्य काल में है, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है सिर्फ समय बताना, ओके। तो जैसे प्रेजेंट में है, हूँ, इनका मीनिंग इज, एम, आर से आप रख सकते हो। पास्ट में वाज, वर, इसका मीनिंग आप था, थी, थे से आप रख सकते हो, ठीक है। था, थी मीन्स वाज, वर, ये कह सकते हो। और फ्यूचर में गा, गे, गी, इसका मीनिंग आप विल से रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। बस इनका इतना ही काम होता है कि ये सेंटेंस में आके ये बताती हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस में गया है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है गाइज, मेन वर्ब हमारी होती है मुख्य क्रिया। इसमें एक्शन होता है गाइज, जैसे आप लोग फिल्मों में देखते हैं ना एक्शन, वो होता है इसके अंदर। एक्शन का मीन्स क्या होता है, जैसे आप कोई सेंटेंस बनाते हो और उसमें कोई चीज इधर से उधर हुई तो वो एक्शन ही हुआ है गाइज, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक्शन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म गाइज। तो ये 3 प्रकार के हमारे एक्शन होते हैं। जैसे एक वर्ड मैं लिखता हूं, जैसे आपने बोला जाना, जाना एक एक्शन है, मूव हो रहा है कुछ, ठीक है। तो जाना का गो, वेंट और गोन ये मीनिंग होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। इसी प्रकार हमारी बहुत सारी वर्ब्स होती है गाइज, ये हमें स्टडी करनी पड़ेंगी, ये याद करनी पड़ेंगी गाइज। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ग्रामर एक अलग चीज होती है और वर्ड पावर एक अलग चीज होती है। अगर आप ग्रामर अच्छे से जानते हो बट यू डोंट हैव प्रॉपर वर्ड्स या आपको वर्ड मीनिंग्स इतने अच्छे से याद नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, यू कांट स्पीक इंग्लिश। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ग्रामर एक बंदूक है और वर्ड मीनिंग्स बुलेट्स हैं,
गोलियां हैं, आपके पास बंदूक है लेकिन गोलियां नहीं है, तो उस खाली बंदूक का क्या करोगे? तो इसलिए आपको बंदूक के साथ साथ गोलियां भी रखनी पड़ेंगी, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे गाइज। और जितने अच्छे वर्ड्स होंगे, आई मीन जितनी अच्छी अच्छी गोलियां आपके पास, जितनी स्ट्रॉन्ग गोलियां होंगी, उतने ही ताकतवर आप होंगे। ठीक है, वर्ड पावर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो इसके जो वर्ड मीनिंग्स है, जैसे वर्ब्स है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका PDF भी दे दूंगा, आप उनको लर्न करना। ठीक है, और मैं आगे वीडियोस में भी बहुत सारे वर्ड्स लेके आऊंगा, तो उनको भी आप देख सकते हैं। सो मेन वर्ब का काम क्या हुआ? एक्शन बताना सिर्फ। देन 4th नंबर पे आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस? ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑफ पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ पार्ट। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और एक्सप्लेन करते हैं गाइस। देखिए, एक रेस्ट ऑफ पार्ट है, ये तो मैंने बता ही दिया कि भाई ये 3 चीजें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन तीनों को यूज करने के बाद जो बाकी बच्चा है सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट होता है क्या और किसको का जवाब देने वाला। जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा, ठीक है, आप सेंटेंस लिखते हो तो उसमें लिखते हो जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो मैं किताब पढ़ रहा हूं, इसमें सवाल पूछो आप क्या पढ़ रहे हो, तो क्या का जवाब मिला? किताब पढ़ रहा हूं। तो किताब हमारा पहला ऑब्जेक्ट बना, ये क्या का जवाब दे रहा है। ठीक है, दूसरा, जैसे आपने बोला मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, किसको पढ़ा रहे हो? बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो किसको का जवाब हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट मिला। तो क्या का ऑब्जेक्ट, क्या का आंसर मिला मुझे? किताब से। और किसको का आंसर मिला मुझे? बच्चों से। ठीक है, तो आई मीन टू से कि अगर किसी वाक्य के अंदर क्या का जवाब मिल रहा है तो उसे पहला ऑब्जेक्ट रखें, और अगर क्या का जवाब नहीं मिल रहा, किसको का जवाब मिल रहा है, तो उसे पहला बना दीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आपको मिले उसे आप फर्स्ट नंबर दीजिए। और बाय चांस क्या और किसको दोनों ही मिल जाएं, ठीक है, जैसे मैं बच्चों को किताब पढ़ा रहा हूं, तो अब क्या पढ़ा रहा हूं? किताब। और किसको पढ़ा रहा हूं? बच्चों को। तो किसको का भी जवाब मिल गया और किताब का भी, मतलब क्या का भी जवाब मिल गया। तो अगर दोनों ही जवाब मिल जाए तो क्या वाले को पहले लें और किसको वाले को बाद में लें इंग्लिश बनाते वक्त। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये पहले आएगा। किसको पढ़ा रहा हूं? बच्चों को, तो टू द चिल्ड्रन। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रन। ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट कवर होता है। पहले ऑब्जेक्ट में 2 पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आता है ऑब्जेक्ट का। इसमें हम एडवर्ब्स का यूज करते हैं गाइज। एडवर्ब्स, यहाँ पे 3 प्रकार के एडवर्ब यूज होंगी। एडवर्ब का अगेन मैं आपसे वही बोलूंगा कि अगर आपने एडवर्ब का चैप्टर नहीं पढ़ा है या आपको एडवर्ब में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी वीडियो जरूर देखें। एडवर्ब का चैप्टर भी आपको उस वीडियो में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो एडवर्ब बेसिकली, एडवर्ब का काम होता है एक्शन के साथ एक्शन को मॉडिफाई करना। वर्ब जो थी ना उसको मॉडिफाई करना। ठीक है, तो एक्शन में मतलब सेकंड पार्ट में ऑब्जेक्ट के में हम 3 एडवर्ब का यूज करते हैं। पहला हम बोलते हैं कार्य कैसे हुआ, कैसे का जवाब मिलता है। दूसरा हम बोलते हैं कार्य कहाँ हुआ। ठीक है, तीसरा हम बोलते हैं कार्य कब हुआ। तो ये तीनों वर्ड्स हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं। कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ। ठीक है, जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, मैंने बच्चों को या मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ईमानदारी से। कैसे पढ़ा रहा हूँ? ईमानदारी से। ठीक है, मैं बच्चों को ईमानदारी से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कक्षा में। कहाँ पढ़ा रहा हूँ? कक्षा में। मैं बच्चों को ईमानदारी से कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पढ़ा रहा हूँ? कक्षा में। कब पढ़ा रहा हूँ? दोपहर में, सुबह, कोई भी ले लीजिए। जैसे मैं बच्चों को अंग्रेजी कक्षा में सुबह पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी से। ऐसे कोई भी आगे पीछे हो सकते हैं, डोंट वरी। हिंदी आगे पीछे होगी, नेचुरली होगी, क्योंकि
यही तो हम कंफ्यूज इसी में तो होते हैं। अगर सेम टू सेम आ जाए जैसे हमने सीखा है तो हम आसानी से नहीं बना लें। आगे पीछे हो जाती है हिंदी, क्या वाला पहले आ जाता है, किसको वाला बाद में आता है, कब कहाँ कैसे, ये सब आगे पीछे हो जाते हैं। बट इंग्लिश बनाते वक्त मैंने आपको एक सीरीज दे दी है, सीरियल वाइज इनको यूज कीजिए, ठीक है। पहले क्या का ऑब्जेक्ट यूज कीजिए, फिर किसको का ऑब्जेक्ट यूज कीजिए, फिर कैसे, ईमानदारी से, ऑनेस्टली, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रन ऑनेस्टली, ईमानदारी से। कहाँ? कमरे में, इन द रूम, ठीक है। कब? सुबह, इन द मॉर्निंग। सो आई एम टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रन ऑनेस्टली इन द रूम इन द मॉर्निंग। ये हमारा सेंटेंस बन जाता है गाइज। सो ऑब्जेक्ट देखिए कितना बड़ा हो गया। तो ये ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है। सो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि सेंटेंसेस को जब आप स्टडी करें तो एक चीज़ ध्यान रखें कि वर्ड पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस छोटे छोटे ही नहीं हमेशा बोले जाते, बड़े बड़े भी हो जाते हैं। तो अगर वर्ड पावर नहीं होगी ना तो सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में हमने स्टडी किया कि एक सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन चारों पार्ट्स को अगर आपको कंफ्यूजन कोई भी लगती है इन चारों पार्ट्स में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इन चारों पार्ट से रिलेटेड और ज़्यादा मैं आपको जानकारी दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं वो भी आपको जरूर दूंगा, ठीक है। और आगे फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है ना मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइज, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि अगर मैं इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं या फिर आप लोगों को लगता है कि मेरी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो गाइज इट्स योर ड्यूटी, अब आपका फ़र्ज बनता है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। एटलीस्ट आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक मेरी जानकारी पहुँचाइए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ने में और समझ में भी आया होगा। और फर्दर वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल, आप लोगों के लिए और वीडियोस लेके आऊँगा बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।